नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। इस वीडियो के कंटेंट को शुरू करने के पहले आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग विथ यू। एक डिस्टर्बिंग सी न्यूज़ है, हालांकि मेरा पर्सनली उससे कुछ एज सच कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल बिकॉज वी टॉक अबाउट सच स्टफ, हम ऐसे वीडियोज़ बनाता हूँ जहाँ पे आई टॉक अबाउट द सोशल इशूज़ एंड द हॉरेंडस मर्डर्स जो टेक प्लेस करते हैं, उनके रीजनिंग, उनके सोशल इम्पैक्ट, वो सब चीज़ों से मैं आपको अवगत कराने की कोशिश करता हूँ। बट आई वॉन्ट टू टेक दिस मोमेंट टू, फ्रेंकली स्पीकिंग पता नहीं क्या, बट अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे पता चला एक कम्युनिटी है। आई वर्क विद अ ब्रांड एज अ कंसल्टेंट। तो उनकी रनिंग कम्युनिटी में एक मेंबर है जिनकी एक 5 साल की बेटी सुबह उठी और शी वॉज फीलिंग अनईजी। तो माँ बाप ने उसे कहा कि कोई बात नहीं, आराम कर लो, सो जाओ, गो बैक टू स्लीप। एंड वो 5 साल की बच्ची उसके बाद दोबारा उठी ही नहीं। वेरी a situation that no parents want to see in their life, कि उनकी आंखों के सामने उनका बच्चा स्पेशली इतनी कम उम्र में उसकी जान चली जाए। फिर और कहीं पे एक न्यूज़ पता चली एक और इंसान के बारे में, एक छोटी बच्ची के पिता की मृत्यु हो गई एक कार एक्सीडेंट में, और उसके पिता के पास खबर पहुंची नॉट वाया पुलिस और एनीवन, वाया समवन शेयरिंग अ वीडियो कि आपके बेटे की मौत हो गई है। कहीं से कोई वीडियो आया सोशल मीडिया पे, उस वीडियो में पहचान के पता नहीं कैसे उस वीडियो को शेयर किया गया उनके पिता के साथ। द रीज़न वाई आई एम शेयरिंग दीज टू इन्फॉर्मेशन विथ यू इज़ बिकॉज फ्रेंकली स्पीकिंग कई लोगों को लगता है कि हाँ भाई, मर्डर्स मिस्ट्रीज के बारे में बात करो, वी टॉक अबाउट इट, लोगों को फैसिनेटिंग लगता है लोगों को मर्डर मिस्ट्रीज। बट हर मर्डर स्टोरी के पीछे, हर क्राइम के पीछे एक ऐसी कई खौफनाक जिंदगियों की बाकी की जो उम्र होती है उसकी अनटोल्ड स्टोरी भी होती है, वेर इन द पीपल हु सफ़र, जिनके बच्चे, जिनकी बीवी, जिनकी पत्नियां, जिनकी बहनें, जिनकी माओं का कत्ल कर दिया जाता है, पिताओं का। सेम गोज़ फॉर द अदर जेंडर ऑल्सो। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग आई डोंट नो कि मैं आपको क्या मैसेजिंग देना चाहता हूँ यहाँ पे, the kind of impact it has on us also when we talk about these murder cases. But the reason why I talk about them is not because मुझे fascinating लगता है, but because हर story के पीछे एक ऐसी story होती है जिसके माध्यम से समाज में अगर कोई सुधार हो सके तो उसके बारे में बात करने की कोशिश करता हूँ मैं। कितना सुधार होता है नहीं होता है आई डोंट नो, क्योंकि मेरा उतना रीच नहीं है बड़े चैनल्स की तरह, बट फिर भी आई कीप ऑन ट्राइंग एवरी डे। हर दिन, हर दूसरे दिन आके मैं आप लोगों से बात करके इन सब चीज़ों के बारे में चीज़ों को शेयर करता हूँ। तो माई हार्ट गोज आउट टू द पेरेंट्स ऑफ दैट लिटिल गर्ल एंड टू द पेरेंट्स एंड द किड्स ऑफ द अदर पर्सन हु लॉस्ट हिज लाइफ एक रोड एक्सीडेंट में रैंडमली। बट जैसे कि कहा जाता है, द शो मस्ट गो ऑन, लाइफ चलती रहेगी और हमारे वार्तालाप भी चलते रहेंगे। बट आई जस्ट होप कि इस मुश्किल समय में उनकी फैमिली को हिम्मत मिले, उनकी फैमिली स्ट्रांग रहे। दैट्स ऑल आई कैन प्रे। इस वीडियो में भी एक ऐसी ही लड़की की कहानी है, और ये कहानी 9 मई 2019 को शुरू होती है। एक ऐसी लड़की जो अपने माता पिता की बहुत चहेती थी, एटलीस्ट जब वो बड़ी हो रही थी तब तक के लिए। फिर जो मुश्किलें बीच में आई उसके बारे में बात करूंगा मैं। पर 9 मई 2019 को एक फ़ोन कॉल जाता है। अंजना लामा महत, शादी के बाद महत बन गई थी अंजना लामा महत। उनके घर वालों के पास, उनके मायके वालों के पास, ससुराल वालों से एक कॉल जाता है कि आप जल्द से जल्द ससुराल आ जाइए। कारण नहीं बताया गया, सिर्फ ये बोला कि आप जल्द से जल्द आ जाइए, और ऐसा कहा गया था कि बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई है, सो प्लीज़ कम एज सुन एज यू कैन। तो मायके वाले घर से निकलते हैं, फटाफट से गाड़ी निकालते हैं, और 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था, उसको कवर करते हुए उस जगह पहुंचते हैं, उस घर पहुंचते हैं जो अंजना का ससुराल था। ससुराल वाले दरवाजे पर रोते बिलखते हुए पाए गए, खूब जोर से जार फूट के रो रहे थे। एक पुलिस वाला आता है और अंजना के पिताजी को घर के अंदर चलने के लिए कहता है और घर के अंदर लेके जाता है, और उस रूम की तरफ लेके जाता है जो अंजना का बेडरूम था बेसिकली। उसके पिताजी जैसे ही रूम के अंदर कदम रखते हैं, विद इन 2 सेकेंड्स वो उस कमरे से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए अपने
उपकाइयों को रोकते हुए, अपने आंसुओं को रोकते हुए 2 सेकंड के अंदर रूम से बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि रूम का जो माहौल था, रूम का जो दृश्य था, वो ऐसा इतना ज़्यादा खतरनाक था कि एक पिता, फॉरगेट अबाउट अ पिता, कोई भी इंसान देख नहीं सकता था, और पिता के लिए तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी चीज़ थी। उस बेतरतीब कमरे के अंदर बेड के ऊपर अंजना की लाश के टुकड़े पड़े थे। लाश भी नहीं थी, टुकड़ों टुकड़ों में बिखरी हुई लाश पड़ी थी। शरीर का आधा जो पार्ट है वो बेड के ऊपर था, आधा पार्ट नीचे लटका हुआ था, और उसकी जो गर्दन थी वो सिर्फ 1-2 नसों के सहारे झूल रही थी। बेहद करने की कोशिश करी गई थी और सिर्फ 1-2 नसों के सहारे वो गर्दन जो है झूल रही थी। एक हाथ जो है बिस्तर से कहीं दूर पड़ा हुआ था, बिल्कुल कटा हुआ अलग से। एक पाँव बिल्कुल कटा हुआ, वो भी अलग पड़ा हुआ था। बिस्तर खून से, रक्त से इस तरह से लिप्त मानो कि खून की स्याही में उसको भिगो दिया हो। कमरे में चारों तरफ खून के छींटे, हर तरफ मांस के लोथड़े, और चेहरा एक तरफ से ऐसा कर दिया गया था, ऐसा प्रहार किया गया था कि अंदर से स्कल दिखने लगा था। इस तरीके से चेहरे को खरोच दिया गया था किसी धारदार हथियार से। जैसे मैंने बताया, खून से लथपथ चारों तरफ चीज़ें। अब सवाल ये था कि अंजना, जो कि नेपाल की एक मशहूर मॉडल थी, टिकटॉक यूज़र थी, एक इन्फ्लुएंसर थी, जो कनाडा शिफ्ट होने वाली थी बहुत जल्दी अपने पति के साथ, आखिरकार उसके घर में, उसके कमरे में घुसकर किसने उसका कत्ल किया होगा? और घर वालों को पता कैसे नहीं चला कि अंदर ऐसा कोई कांड हो रहा है? क्योंकि अगर किसी पे ऐसा प्रहार किया जाए तो ऑब्वियसली वो चीखेगा, वो चिल्लाएगा, पर घर वालों को कुछ सुनाई क्यों नहीं दिया? ये कुछ सवाल थे जो अंजना के पिता के दिमाग में इमीडिएटली आए, बट फ्रेंकली स्पीकिंग उसका जवाब भी उन्हें विदिन 5 मिनट्स मिल चुका था। पर उस जवाब को जानने के पहले आपको अंजना के जीवन के बारे में जानना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अंजना लामा कौन थी, किन परिस्थितियों में वो इस घर में पहुंची, इस रूम में पहुंची जहां पे इवेंचुअली उसकी लाश मिली थी, और किसने उसका कत्ल किया और क्यों किया। और फिर मैं वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब एक बारी फिर से आपको देना है। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द डार्क सीक्रेट्स ऑफ द अंजना लामा मर्डर केस। छब्बीस अप्रैल 1995 को अंजना लामा का जन्म नेपाल के हेटोडा में हुआ था। एक छोटा सा एरिया, 3 भाई बहन थे जिसमें सबसे बड़ी यही थी, और बहुत खूबसूरत लड़की। ये लड़की जो 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, जब 11वीं क्लास में थी तो एक कॉमन फ्रेंड्स के जरिए इसकी मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम था प्रज्वल महत। कॉमन फ्रेंड से मुलाकात होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आपको जानना ज़रूरी है वो ये कि इन दोनों के बीच में जाति का डिफरेंस था। कास्ट सिस्टम नेपाल में भी, हम हिंदुओं के बारे में कहते हैं कि कास्ट में डिवाइड करके रखा है, वही यहाँ पे भी चल रहा था, कास्ट में डिवीजन किया हुआ था। प्रज्वल एक क्षत्रिय जाति के थे और अंजना जो थी वो तमंग जाति की थी। क्षत्रिय अपर कास्ट होते हैं, तमंग लोअर कास्ट होते हैं। और प्रज्वल जो है वो ललितपुर का रहने वाला था, बट नौकरी के सिलसिले में 100 किलोमीटर दूर हेटोडा रहा करता था। तो जब ये 11वीं क्लास में थी तब उसकी मुलाकात इस इंसान से हुई थी जो कि ऑलरेडी एक नौकरी कर रहा था। हालांकि दोनों की ज़िंदगी में सबसे बड़ा डिफरेंस था, कास्ट डिफरेंस जो था वो था, लेकिन दोनों की दोस्ती बढ़ती है, प्यार में तब्दील हो जाती है, और दोनों ये डिसाइड करते हैं कि ये दोनों शादी करके एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। करीबन 2 साल तक रिलेशनशिप चला इनका, और तब तक ये क्लियर हो चुका था कि घर वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। वही कास्ट डिवीजन वाला सिस्टम। जैसे ही दोनों के घर वालों के पास एक खबर पहुंची, दोनों परिवार वालों ने अपनी तरफ से आपत्ति जतानी शुरू कर दी कि ये शादी तो हो ही नहीं सकती। जैसे मैंने बोला, कास्ट सिस्टम, हिंदुओं को हमेशा से कास्ट में डिवाइड करके रखा गया है, और यही हाल नेपाल में भी हो रहा है, यही हाल हिंदुस्तान में भी हो रहा है। अब चक्कर ये था कि परिवार ने शादी करवाने से इनकार कर दिया था। तो प्रज्वल अपने घर पर थे और अंजना अपने घर पर थी। मतलब प्रज्वल तो वहाँ पे नौकरी करते थे, पर अंजना अपने घर पर थी, और उन पे अलग अलग तरीके की पाबंदियां लगा दी गई थी ताकि वो मिल ना सके प्रज्वल से। अब जब दोनों ही परिवार खिलाफ हो चुके थे तो बीच में भगवान का स्वरूप बन के प्रज्वल के जो बड़े भाई हैं उज्ज्वल, वो भगवान का स्वरूप लेके आते हैं। ही वॉज नॉट अगेंस्ट द मैरिज, ही एक्चुअली सपोर्टेड देम, एनकरेज देम कि अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हो, आई विल सपोर्ट यू। और यही वो कारण था कि उज्ज्वल ने हेटोडा आके प्रज्वल की और अंजना की एक दूसरे से शादी करवाई।
उनके साथ खड़े रहे, उनकी शादी करवाई और इवेंचुअली घर वालों को भी राज़ी कर लिया कि जो हो गया सो हो गया, आप इसको अब एक्सेप्ट कर लीजिए। उज्ज्वल ने अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करी कि इट्स माई सिंसियर रिक्वेस्ट कि आप इसे एक्सेप्ट करें और अपने घर में आने की रहने की परमिशन दें। परिवार के बड़े बेटे के रिक्वेस्ट के आगे परिवार वाले झुक जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, शी कैन कम एंड दे कैन स्टे यहाँ पे। तो प्रज्वल और अंजना जो है उस घर में ललितपुर में आके रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी आपस में बनती नहीं है परिवार वालों की और अंजना से, क्योंकि उनको अंजना पसंद नहीं थी, वो निचली जाति की थी। दूसरी तरफ शादी की बात पता चलते ही अंजना के जो मायके वाले थे उन्होंने पूरी तरीके से इनसे संपर्क तोड़ दिया था। अंजना के ससुराल में सास ससुर थे, उसका पति था, उज्ज्वल था जो कि प्रज्वल का बड़ा भाई था, उज्ज्वल की बीवी थी और उनका एक बेटा था। ये सारे के सारे लोग जो हैं एक दूसरे के साथ मिलकर रहा करते थे और समय के साथ साथ थोड़ी सिचुएशन चेंज होने लगी थी। शुरुआत में जैसे मैंने बताया प्रज्वल के घर वालों को अंजना पसंद नहीं थी, लेकिन समय के साथ वो लोग थोड़ा मिलनसार होने लगे और उन्होंने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। ये वही दौर था जब अंजना अपने घर वालों से भी बातचीत करने की कोशिश कर रही थी और थोड़ी थोड़ी कॉन्वर्सेशन उनके साथ होने लगी थी। जो आइस ब्रेक होना चाहिए था वो कुछ समय के बाद हो चुका था। उसमें फिर अंजना ने एक डिसीजन लिया कि उसने अपने एक छोटे भाई को ललितपुर बुला लिया आगे की पढ़ाई करवाने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। और वो छोटा भाई उसका उसके घर में रहने लगा और इस वजह से दोनों के परिवार के बीच में जो मनमुटाव था वो थोड़ा कम होने लगा था। फेस्टिवल्स में आम मौक़ों पे एक दूसरे के घरों पे आना जाना शुरू हो गया था। जो एक शीत युद्ध था, एक कोल्ड वॉर था, वो ख़त्म हो चुका था। अंजना को लोग घर में पसंद करने लगे थे एक्सेप्ट फॉर 1% जिसके बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको। अब शादी के कुछ महीनों बाद ही प्रज्वल की भी अच्छी नौकरी लग गई थी, बेहतर नौकरी, तो उससे भी ये लोग खुश थे। और अंजना चूँकि दिन भर घर पे अकेली रहती थी तो उसने भी अपना एक बिज़नेस शुरू कर लिया, क्योंकि घर वाले अक्सर जो सास ससुर वगैरह भी है वो सब भी वर्किंग क्लास टाइप के थे, तो हमेशा घर के बाहर रहते थे। तो अंजना ने अपने मोहल्ले में ही एक ब्यूटी सैलून शुरू कर दिया और ब्यूटी सैलून करने के साथ साथ नेपाल में टिकटॉक चलता था, तो उसने टिकटॉक पे अकाउंट बनाना शुरू कर दिया और टिकटॉक पे कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया। शी बिकेम अ टिकटॉक इन्फ्लुएंसर इन नो टाइम। तो ब्यूटी सैलून भी था, देखने में अच्छी खासी थी, टिकटॉक वीडियो वायरल्स होने लगे, नेपाल में लोग पहचानने लगे, तो धीरे धीरे अंजना के पास मॉडलिंग के ऑफर आने लगे, ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन होने लगी, मॉडलिंग के ऑफर आने लगे, अच्छा खासा पैसा मिलने लगा था और वो पैसा घर के अंदर आ रहा था तो घर वालों को भी अच्छा लग रहा था। जैसा मैंने बताया, टिकटॉक से फेमस होते होते वो एक नामी गिरामी मॉडल बन चुकी थी और जो पैसा वो घर में लेके आ रही थी उसकी वजह से वो ससुराल वालों की और चहेती बन गई थी। दे वर वेरी हैप्पी विथ हर नाउ। ऑब्वियसली पैसा हर रिलेशनशिप को बदल देता है और जितना आप प्रोवाइड कराते हैं उतनी ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में इज्जत होती है। कर्मों से आपकी इज्जत हो ना हो, पैसे से आपकी इज्जत ज़रूर होती है। इस बात को एटलीस्ट मैं पूरी तरीके से मानता हूँ, चाहे आप मुझसे अग्री करें या ना करें। जैसे मैंने बताया, मीडिया में पहचान होने लगी, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करने लगी, तो फिर अंजना ने सोचा कि अब ये ब्यूटी सैलून जैसा काम जो है ये मुझे नहीं करना है। उसने ब्यूटी सैलून बंद कर दिया एंड शी बिकेम अ फुल टाइम काइंड ऑफ अ मॉडल, कि मॉडलिंग और ब्रांड्स के साथ ही काम करूँगी। नेपाल की म्यूज़िक वीडियोज़ में भी काम मिलने लगा था। एक्चुअली में एक म्यूज़िक वीडियो में इन्होंने काम किया जिसमें इनके जो बड़े भाई थे प्रज्वल के, उज्ज्वल, उन्होंने साउंड डिज़ाइनर का काम किया था। अब उज्ज्वल जो है साउंड डिज़ाइनिंग पहले भी किया करते थे, पर वो काम बंद कर दिया था उन्होंने, क्योंकि उनकी सुनने की जो क्षमता है वो थोड़ी कम हो गई थी। पर इस म्यूज़िक वीडियो में उन्होंने काम किया था, तो इवन ही वॉज हैप्पी अपेरेंटली कि घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सैलून वैलून बंद करके फुल टाइम एक ग्लैमर इंडस्ट्री का पार्ट बन चुकी थी। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जैसे जैसे आपको मिलता है वैसे वैसे आप और पाने की इच्छा रखते हो, यही होता है। पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी, सारे गिले शिकवे भुलाकर घर वाले खुश होके उनको अपना चुके थे। तो यहाँ पे फिर एक डिसीजन लिया जाता है प्रज्वल के द्वारा और अंजना के द्वारा कि अब हमें हिंदुस्तान में नहीं रहना है, अब हमें कनाडा जाके शिफ्ट रहना है, और इसके लिए वो पैसा भी जोड़ने लगे थे। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मॉडलिंग करते हो तो आपको हर तरीके के कपड़े पहनने पड़ते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको नग्नता दिखानी पड़े, बट यू हैव टू बी बोल्ड इनफ टू डू फैशन ब्रांड्स के साथ कुछ भी काम करना हो तो। और यहाँ पे मशहूर होने के बाद, जैसे मैंने बताया, कनाडा जाने का डिसीजन ले लिया था। इस डिसीजन से अंजना खुश थी, प्रज्वल खुश था, लेकिन अंजना की खूबसूरती से और अंजना के फेम से एक इंसान खुश नहीं थी, वो थी उज्ज्वल की बीवी। और वो लगातार ससुराल वालों के और उज्ज्वल के कान भरती रहती थी
कि ये लड़की हमारे घर को तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी एंड ऑल दोस थिंग्स। और जैसे ही ये कनाडा जाने की बात सामने आती है तो घर वालों को दिखता है कि अरे इनकम सोर्स तो जो है वो घर छोड़ के जा रहा है, तो घर में फिर से तनाव बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और इसका फ़ायदा उठाया उसकी बीवी ने, उज्ज्वल की बीवी ने, जो कि बड़े भाई की बीवी। उसने फिर से कान भरने शुरू किए, पर अंजना ने और प्रज्वल ने इसके बारे में नहीं सोचा। वो पैसा इकट्ठा करने लगा कि नो, वी हैव टू मेक आवर लाइफ बेटर, हमें अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए कनाडा जाना है, जो कि हर इंसान का अधिकार होता है। ये अलग बात है कि हम जैसे बेवकूफ़ लोग भी होते हैं जो भावनाओं में रहकर अपने करियर्स को तबाह कर लेते हैं कुछ ऐसे पलों के लिए जो शायद आप और बेहतर बना सकते हो अगर आपकी खुद की ज़िंदगी बेहतर हो तो अंजना को मॉडलिंग प्रोजेक्ट मिलने के दौर में और ब्यूटी सैलून को बंद करने के दौर में ये सारे का सारा माहौल जो है घर में एक बारी फिर से चेंज होने लगा था कनाडा जाने के चक्कर में कि कनाडा जाने वाले हैं। अब 9 मई को अचानक से, जैसे कि मैंने कहा, अंजना की सास ने उनकी माँ को कॉल करते हुए ये कहा कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, आप आ जाइए। ये वही पार्ट है जो मैं जहाँ से मैंने वीडियो शुरू किया था कि आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। ये जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है हेटोडा से ललितपुर आने का, वो 2-1 घंटे में ख़त्म हो जाता है, 2-3 घंटे लगते हैं। पर उस दिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा मिला कि इनको वहाँ से अपने घर से ससुराल पहुँचने में इनके माता पिता को 6 से 7 घंटे का समय लग गया। जब ये वहाँ पहुँचे तो इन्होंने पाया कि घर के बाहर सास ससुर जो है फूट-फूट के रो रहे थे। अंजना का जो छोटा भाई था वो दरवाजे पे बैठा था, वो बिलखते हुए रो रहा था। छोटा सा मासूम बच्चा बिलखते हुए, शरीर थर-थर काँपते हुए, आँखों से लगातार आँसू बह रहे और विलाप करते हुए रो रहा था वो। उसको देखकर ही माँ-बाप के शक, जो अंजना के माता-पिता थे, उनके दिमाग में शक तो आ चुका था कि कुछ तो ऐसी गड़बड़ हुई है जो अकल्पनीय है। पर उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उनकी बेटी के साथ इतना कुछ विभत्स कांड हो चुका है। भीड़ को चीरते हुए वो थोड़ा आगे जब बढ़ते हैं तो पुलिस वाले अंजना के पिता को अंदर लेके जाते हैं, जहाँ पे वो दृश्य देखते हैं जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। गर्दन धड़ से अलग, नस के सहारे टिकी हुई, लटकती हुई, झूलती हुई, हाथ का टुकड़ा कहीं और, पाँव का टुकड़ा कहीं और, चेहरा आधा रेता हुआ पूरा कि अंदर से कंकाल तक नजर आ जाए। बेटी की लाश को देखकर उनके पिता के मतलब ही वी कांट इमेजिन कि उनके दिमाग में क्या चला होगा, तो उसको एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है। वो बाहर निकलते हैं और सीधे कहते हैं कि इसके ससुराल वालों ने, मेरी बेटी के ससुराल वालों ने इसका कत्ल कर दिया है, आप इनको गिरफ्तार कर लीजिए। तो पुलिस वाले कहते हैं कि आप धैर्य रखें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि कातिल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। जी हाँ, कातिल पकड़ा जा चुका था, उसने अपने गुनाह को कबूल कर लिया था। जब घर वालों ने पूछा कि वो कौन है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, और अगर आप ये सोच रहे हो कि जो उसकी भाभी थी उसने कत्ल किया था तो आप गलत सोच रहे हो। अंजना का कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका उस घर में सबसे बड़ा सपोर्टर यानी कि उज्ज्वल था। वही बड़ा भाई जिसने इन दोनों की शादी कराई, वही बड़ा भाई जिसने इस घर के अंदर अंजना की एंट्री करवाई, माँ बाप से गिले शिकवे दूर करवाए, वही जिसने म्यूज़िक वीडियो में एज अ साउंड डिज़ाइनर उसके लिए काम किया था, और वही जिसने हर कदम पर अंजना का भरपूर सपोर्ट किया था। उसी इंसान ने कबूल किया था कि मैंने ही अंजना की हत्या करी है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा किया क्यों गया और आखिर ऐसा हुआ कैसे। तो पुलिस कस्टडी में उज्ज्वल ने बताया कि 9 मई 2019 को दोपहर के 1:30 बजे के आसपास में वो करीबन अंजना घर में अकेली थी। उसने देखा कि वो घर में अकेली ही अपने रूम में है। उसका पति जो है सुबह नाश्ता करके जा चुका है। तो वो एक छोटी सी खुकरी लेता है और अंजना के कमरे में जाता है। तो अंजना उल्टी लेटी हुई थी और फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। अचानक से उसको रियलाइज़ होता है कि एक खुकरी जो है बहुत छोटी है, तो वो जाता है किचन से दूसरी बड़ी खुकरी लेके आता है। लेकिन इस बारी जैसे ही वो कमरे के अंदर घुसता है, अंजना उसे पलट के देख लेती है और वो समझ नहीं पाती कि आखिरकार उज्ज्वल खुकरी लेके उसके कमरे में क्यों आया है। ऑब्वियस सी बात है, कोई रैंडमली अगर कोई इंसान ऐसे कोई हथियार जैसी चीज़ आपके रूम में लेके आए तो आप सोचते हो कि व्हाट द हेल। इसके पहले कि अंजना कुछ भी समझ पाती, उज्ज्वल ने एग्रेशन में उसके ऊपर खुकरी से वार किया, और जैसे ही उसने वो आक्रामक पोस्चर लिया, ऑटोमेटिक रिएक्शन के तौर पे अंजना चीखती हुई अपने हाथ को आगे करती है, जिसकी वजह से खुकरी हाथ पे पड़ती है और हाथ कट के अलग गिर जाता है। खून से लथपथ और करुणा से विलाप करती हुई, चीखती हुई अंजना अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और अपने पाँव चलाने लगती है,
और जैसे ही वो पाँव चलाती है, खुखरी से फिर से वार किया जाता है और एक पाँव कट के दूसरी तरफ हो जाता है। इस तरीके से ये 2 बॉडी पार्ट जो है कटे थे। उसके बाद उज्ज्वल जो है अंजना के शरीर पर चढ़ता है और लगातार कंसिस्टेंटली उसके शरीर के ऊपर इस खुखरी से वार करता रहता है। जैसे हमने बताया, उसकी गर्दन को बेहद करने की कोशिश करी गई थी, पर वो एक नस के सहारे टिकी हुई थी। शरीर में चारों तरफ, हर तरफ, पता नहीं कितनी ही बार उसने उसके शरीर को गोद दिया था खुखरी से, लगातार प्रहार करके एग्रेशन में। और तब तक करता रहा जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई। और जैसे मैंने बताया, उसके मुंह पे भी ऐसे प्रहार किए थे कि आधे साइड की चमड़ी जो है, मांस के लोथड़े जो है पूरी तरीके से लटक चुके थे, आधा चेहरा पहचाना नहीं जा सकता था। और यही वो कारण है कि आप जो ये उसके अंतिम संस्कार की फ़ोटो देख रहे हो, उसके अंदर सिर्फ वन साइड ऑफ द फेस दिखाया जा रहा है आपको। ये कत्ल करने के बाद उज्ज्वल अपने माँ के कमरे में जाता है और अपनी माँ को सारा किस्सा बताता है कि मैंने उसका कत्ल कर दिया है। अब आश्चर्यजनक बात यह है कि क्या माँ को चीखें सुनाई ही नहीं दी। ये बहुत विचित्र बात थी। एनीवेज, माँ जो है फिर पुलिस को फ़ोन करती है और पुलिस को इत्तला देती है। पुलिस आती है और पुलिस से पूछती है कि आखिर क्या वजह थी कि तुमने इसका कत्ल कर दिया। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वजह क्या दी गई थी। वजह ये दी गई थी कि उज्ज्वल को ये पसंद नहीं था कि अंजना बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थी। मॉडलिंग के लिए छोटे कपड़े पहना करती थी। उसके छोटे भाई को लेके कनाडा जाने वाली थी। उसके घर को तोड़ने वाली थी। और ये सारा का सारा जो है, जो चाबी भरी गई थी, वो भाभी जी के द्वारा भरी गई थी। ये रीजनिंग दी गई उसके द्वारा कि इस वजह से मैंने अंजना का कत्ल किया। और जैसे कि मैंने बताया, सबसे बड़ा रीज़न जो था वो ये था कि वो कनाडा शिफ्ट होने वाली थी और घर में जो एक इनकम का जो हाई सोर्स था वो बाहर जाने वाला था। एंड उज्ज्वल डिड नॉट वांट दिस। ये मामला करीबन 2 साल तक कोर्ट में चलता है और 2 साल के बाद इवेंचुअली कत्ल करने के आरोप में उज्ज्वल को उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। इसी बीच प्रज्वल जो है वो अकेला कनाडा चला जाता है और अपने माँ बाप से, अपने परिवार से हर तरीके का संपर्क तोड़ देता है। उज्ज्वल को बचाने के लिए उसके परिवार वाले, मतलब इंसान कितना इनह्यूमेन हो सकता है, उसकी परिकाष्ठा देखिए कि उसको बचाने के लिए वो केस को रीओपन करवाने की कोशिश करते हैं इस बेसिस पर कि वो मेंटली इंस्टेबल है। पर लकीली कोर्ट ने वो नहीं सुनी कोई वैसी डिमांड और उस केस को वहीं पे खारिज कर दिया और उज्ज्वल जो है अभी भी जेल के अंदर है। अब आ जाता है इस वीडियो में सवाल। यहाँ पे सवाल ये कि क्या किसी को भी मॉडलिंग करती थी, छोटे कपड़े पहनती थी, अगर आपको पसंद नहीं था, आप रिश्ता तोड़ सकते थे। आप कह सकते थे कि हमें ये सब पसंद नहीं है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीनी है, तुम अपना अलग से जाके जियो, ये सब तुमको जो करना है करो। वाई हु गिव्स द राइट टू समवन कि वो किसी का कत्ल कर दे? हु गिव्स द राइट टू समवन कि कोई किसी से इस हैवानियत का सबूत प्रस्तुत करे? ऑब्वियसली हक किसी का नहीं बनता है। किसी भी सिचुएशन में किसी का हक नहीं बनता है किसी को मौत के घाट उतारने का। और इस ऐसे बेवकूफ़ाना वाले रीजनिंग देके तो बिल्कुल भी नहीं। बट इंसान ऐसा करता है। इंसान जितना ये कहता है कि हमारे अंदर इमोशंस है, वी अंडरस्टैंड द पेन ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस लाइक, वी डोंट। बिकॉज ट्रस्ट मी व्हेन आई से, उस 5 साल की बच्ची की मौत की खबर मैंने किसी एक इंसान को सुनाई थी एंड द रिएक्शन वाज नथिंग एंड आई वाज सो परप्लेक्स्ड, सो डेवास्टेटेड बाय दैट नॉन रिएक्शन कि यार तुमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि 5 साल की बच्ची किसी की मृत्यु हो गई है। दैट इज़ द काइंड ऑफ सोसाइटी दैट विल लिव इन। और मैंने जैसे बोला, आप लोगों को ये सब वीडियोस रोमांचक लगते हैं, मर्डर मिस्ट्रीज, क्रिमिनल स्टोरीज, ये वो। हमारे पर भी इम्पैक्ट पड़ता है जब ऐसे वीडियोस बनाते हैं। पर मेरे अंदर तो कीड़ा है सोशल इश्यूज़ के बारे में बात करने का, चाहे वो बॉलीवुड के अगेंस्ट में हो, चाहे दूसरे सोशल इश्यूज़ हो, चाहे पॉलिटिकल हो। और फिर दूसरी तरीके की प्रजाति है जो कहती है कि हमें बॉलीवुड से नफरत है, पर सबसे ज़्यादा उसी को देखती हैं। और फिर आके हमें कहते हैं कि तुम तो पैसा कमा रहे हो बॉलीवुड के बारे में बात करके। तो भाई, आप मुझे ऐसे वीडियोस देख के पैसा कमा दीजिए। सेंसिटिविटी इंसान किस तरीके से दिखा सकता है, इसका प्रमाण हम जैसे लोगों को रोज़ कमेंट्स में देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है। बट देन अगेन, दैट्स आवर प्रॉब्लम। आपका प्रॉब्लम क्या है? आपकी सोसाइटी का प्रॉब्लम क्या है? और आप अपने आजू बाजू में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं आपको, बड़ी प्रॉब्लम्स की तो मैं बात भी नहीं कर रहा, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स दिख रही है आपको, आप उसको सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं? कौन सी एक ऐसी प्रॉब्लम आपने सोसाइटी की जिसके बारे में आपने बात करी, अपना चेहरा दिखा के जिसको सॉल्व करने की आपने कोशिश करी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और
इट्स काइंड ऑफ एन ऑब्लिगेशन और एक फॉर्मेलिटी है टू से कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ये करें, वो करें। बट हम भी कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिशों के स्ट्रगल को सर्वाइव रखने के लिए वी हैव टू रिक्वेस्ट यू कि सब्सक्राइब करें, चैनल का मेंबर बने, फाइनेंशियली सपोर्ट करें। बिकॉज मेरा चैनल कल को रहे ना रहे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कहीं और जाके वीडियो देख लेंगे। और इसी तरीके से एक एक करके स्पेशली सोशल इश्यूज़ के बारे में बात करने वाले लोग और हिंदुओं के बारे में बात करने वाले लोग जो है और कम होते जाएंगे। पर शायद आपको यही लगेगा कि एक और ही तो गायब हुआ है, क्या फ़र्क पड़ता है। बाकी मर्ज़ी आपकी है। पर आज समय देने के लिए धन्यवाद। आप लोगों से अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव।